जिनका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। सीसीटीवी फुटेज से इस हाई प्रोफाइल मामले की गुत्थी अब तक सुलझी नहीं है। प्रीति जिंटा हालांकि पिछले रविवार को अमेरिका से वापस लौट चुकी हैं, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी प्रीति ने अपना बयान दर्ज नहीं करवाया। खबरों के मुताबिक प्रीति जिंटा आज अपना बयान दर्ज करा सकती हैं। क्या हुआ था 30 मई को? क्यों अच्छे दोस्त बन गए दुश्मन? क्यों दोस्ती में पड़ी दरार? क्या नेस प्रीति का पहले से चल रहा था विवाद? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। इस हाई प्रोफाइल मामले की गुत्थी अब तक सुलझी नहीं है और मरीन ड्राइव पुलिस इन्हीं सवालों से जूझ रही है। प्रीति जिंटा रविवार को अमेरिका से वापस लौट चुकी है, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक प्रीति ने अपना बयान दर्ज नहीं करवाया है। सूत्रों की माने तो प्रीति जिंटा आज अपना बयान दर्ज करा सकती है। प्रीति का बयान बेहद अहम है। पुलिस की तफ्तीश जारी है और पुलिस ने झगड़े के चश्मदीदों और इस मामले के जानकारों से पूछताछ भी की है। पुलिस मौका वारदात के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल चुकी है, लेकिन ये फुटेज इतने धुंधले हैं कि उनसे कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है। ऐसे में प्रीति का बयान पुलिस की जांच को आगे बढ़ाएगा। बयान से कई सच भी सामने आ सकते हैं। क्या थी विवाद की वजह? क्या किया था नेस वाडिया ने? क्यों प्रीति खामोश रही? क्या नेस ने प्रीति से बदतमीजी की? 12 जून को मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और अब तक इस मामले में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। नेस वाडिया के पिता नुस्ली वाडिया को धमकी मिली। धमकी देने वाले ने खुद को रवि पुजारी बताया। ईरान के नंबर से मिली धमकी। प्रीति जिंटा को परेशान न करने की दी गई चेतावनी। नेस वाडिया ने आरोपों को खारिज किया। प्रीति के अमेरिका में बसने की अटकलें सुनाई थी। प्रीति की किंग्स 11 में हिस्सेदारी को बेचने की अफवाह भी उड़ी। बहरहाल नजरें प्रीति जिंटा के बयान पर टिकी हैं और देखना होगा कि प्रीति जिंटा इस मामले पर क्या बोलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो प्रीति जिंटा जब भी अपना बयान दर्ज करवाती है, सबसे पहले खबर न्यूज़ 24 पर हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हैं। 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर यूजीसी और डीयू आमने सामने है। ऐसे में खामियाजा उन छात्रों को भुगतना पड़ेगा जो दाखिले के लिए आज पहली कट ऑफ लिस्ट का इंतजार कर रहे थे। सोमवार को श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने जारी की गई पहली कट ऑफ लिस्ट वापस ले ली, तो वहीं डीयू के बाकी कॉलेजेस में दाखिला टल गया है। आखिर हुआ वही जिसका डर था। यूजीसी और डीयू के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही और ऐसे में खामियाजा उन छात्रों को भुगतना पड़ेगा जो दाखिले के लिए आज पहली कट ऑफ लिस्ट का इंतजार कर रहे थे। डीयू में 4 वर्ष के ग्रेजुएशन कोर्स के विवाद ने सोमवार को उस समय नया मोड़ ले लिया जब डीयू से जुड़े कॉलेजों ने आज से 2014-15 के शैक्षिक सत्र के लिए शुरू होने वाली प्रवेश की प्रक्रिया को टाल देने का फैसला ले लिया। डीयू प्रिंसिपल एसोसिएशन की आपात बैठक के बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष एस.के. गर्ग ने प्रवेश प्रक्रिया को टाल देने के फैसले की जानकारी दी। हमारे पास जो गाइडलाइंस दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं एडमिशन के विषय में और जो दूसरी गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से आई हैं, उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है और उस कॉन्फ्लिक्ट के रहते हुए हमारे लिए एडमिशन करना संभव नहीं है। ऐसे में डीयू के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने सोमवार को अपनी पहली कट ऑफ लिस्ट जारी करने के बाद वापस ले ली, तो वहीं बाकी दूसरे कॉलेज भी कुछ ऐसा ही रुख अख्तियार कर सकते हैं। आलम यह है कि एक और छात्र संगठन इस बात की मांग कर रहे हैं कि डीयू में ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल का हो, जबकि दूसरी तरफ सोमवार को जंतर मंतर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक 4 साल की ग्रेजुएशन कोर्स के लिए लामबंद नजर आए। आज ही के आज एफआईयू को स्क्रैप करे और डीयूवीसी को इस्तीफा दे। जो लाखों विद्यार्थी यहाँ 4 ईयर कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, उनका क्या होगा? अगर यही बंद करना था तो 2 महीना पहले बंद करना। 3 बनाम 4 साल की ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय दो फाड़ है। पिछले साल वाइस चांसलर दिनेश सिंह की पहल पर शुरू हुए 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स पर यूनिवर्सिटी के शिक्षक भी पूरी तरह से 2 धड़ों में बटे हुए हैं। यूजीसी कंप्लीट यू टर्न ले ली है, लेकिन यूजीसी का ये लेटर लिखने का उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमी को खत्म करने के दिशा में कदम है। आपको मानना पड़ता है कि नेशनल पॉलिसी के अंदर आपको चलना है, नहीं तो कोई कल को यूनिवर्सिटी अगर आज ये प्रेसिडेंट सेट हो गया, कल को कौन रोक सकता है किसी और यूनिवर्सिटी को कहने के लिए कि हम 5 साल का चलाएंगे, हम 6 साल का चलाएंगे, हम कुछ भी कर लेंगे।
ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में घमासान की नौबत इसलिए पैदा हुई क्योंकि 4 साल के कोर्स को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय और यूजीसी आमने सामने है। रविवार को यूजीसी ने डीयू के 64 कॉलेजों को सीधे ईमेल भेजा कि 24 जून को तय दाखिला शेड्यूल के तहत 4 इयर्स कोर्स में नहीं बल्कि 3 इयर्स कोर्स में दाखिला होगा। लेकिन यूजीसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के झगड़े में 1 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य अंधर में है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स पर ऐतराज जता रही यूजीसी पिछले साल भर से चुप क्यों थी, और अगर उसे आपत्ति थी तो क्या इसके लिए ये मौका सही है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब अगली खबर, दिल्ली में दिन दहाड़े दे दनादन। जी हां, दिल्ली में कांस्टेबल के पद पर तैनात वो शख्स पिछले कई हफ्ते से अपनी पत्नी को झांसा देकर मना रहा था रंगरलिया। लेकिन जब इसकी खबर पत्नी को मिली तो पत्नी पहुंच गई पुलिस लेकर और रंगे हाथों अपने पति को धर दबोचा। इसके बाद तो पति पत्नी और वो का ड्रामा कैसे सड़क पर आया, देखिए इस रिपोर्ट में। मामला पति पत्नी और वो का हो तो ये तो होना ही था। पति महाशय की वजीयत हो रही है और वो का हाल तो और भी बुरा है। ये झगड़ा बेहद ही तगड़ा है। कौन किस पर बिगड़ा है, किसने किसको रगड़ा है, पहली नजर में समझना जरा मुश्किल है। जबरदस्त घमासान का ये मंजर दिल्ली के तिलक विहार इलाके का है। पड़ोसी के हाथों पिट रहे ये है पति महाशय, पत्नी के हाथों पिट रही ये है वो जो बनी है पति पत्नी के बीच झगड़े की सबसे बड़ी वजह। पुलिस की मौजूदगी में पति और उसकी प्रेमिका को खींच खींच कर पीटा जा रहा है। आइए अब आपको इस झगड़े की पूरी कहानी तफसील से बताते हैं। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल रोहताश अपनी बीवी और 2 बच्चों को झांसा देकर अपनी प्रेमिका के साथ दिल्ली के तिलक विहार में मौजूद इसी फ्लैट में रह रहा था। जब पति की इस करतूत की खबर पत्नी सरिता को लगी तो सरिता पुलिस को लेकर पहुंच गई और उसने पति को रंगे हाथों रंगरेलियां मनाते धर दबोचा। कांस्टेबल रोहताश की करतूतों की पोल खुली तो जनाब अपनी पत्नी पर ही चोरी का इल्जाम लगाकर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते नजर आए। अभी मेरे घर से लैपटॉप और जितनी भी जो नकदी थी सारी लेके गई है। सबूत मिल जाएगा, लैपटॉप तो इनके घर में मिल जाएगा। अब जरा कांस्टेबल रोहताश की बाकी करतूतों की कहानी आप उनकी पत्नी की ही जुबानी सुनिए। लड़की के साथ कोर्ट मैरिज करके इस तिलक नगर फ्लैट में, जो कि इसके नाम है, जो कि इसने अभी मेरी ज्वेलरी, थोड़ी बहुत ज्वेलरी और कुछ इलीगल काम करके खरीदा है। इसने मुझे धमकी भी दी, अगर ज्वेलरी नहीं देगी ना तो मैं तेरे खिलाफ चोरी का केस लगा दूंगा। अपने पति की घिनौनी करतूतों से झल्लाई सरिता की जुबान पर रोहताश के खिलाफ आरोपों की लंबी फहरिस्त है। झल्लाहट की ये बानगी देखिए। जब पुलिस ने रंगरेलियां मनाते रोहताश को रंगे हाथों पकड़ा तो उसे हिरासत में लेकर फ्लैट से नीचे लाई तो जरा देखिए पत्नी के अलावा आस पड़ोस के लोगों ने कैसे इन जनाब की खबर ली। पुलिस के सामने ही जमकर हुई दे दनादन। सरिता ने अपनी सौतन की खबर ली तो सरिता के रिश्तेदारों ने रंगीन मिजाज कांस्टेबल रोहताश की। दिल्ली के इस इलाके में घंटों ऐसे ही घमासान मचा रहा। पिटने वाला एक पुलिस वाला था, बचाने वाले भी पुलिस वाले, लेकिन आम जनता के गुस्से के सामने मानो खाकी पूरी तरह से बेअसर नजर आ रही थी। इसी तरह से बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए पुलिस रोहताश और उसकी प्रेमिका को दिल्ली के तिलक नगर थाने ले जा सकी। फिलहाल पुलिस मामले की सच्चाई खंगालने में जुटी है। राजेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।
और अब अगली खबर। बीजेपी शिवसेना के बीच रेल किराए पर माथापच्ची जारी है, तो वहीं आज महाराष्ट्र बीजेपी और शिवसेना के नेता रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में रेल भाड़े में बढ़ोतरी और आने वाले विधानसभा चुनाव पर इसके असर पर चर्चा की जाएगी। सियासत में रिश्तों के समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। सियासी संबंधों का ताना बाना भी सुलझता उलझता रहता है। बीजेपी शिवसेना के बीच चल रही है रस्साकशी, इस बात का सबसे बड़ा सबूत है आज महाराष्ट्र बीजेपी और शिवसेना के नेता रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से मुलाकात करेंगे। बैठक रेल भाड़े में बढ़ोतरी और आने वाले विधानसभा चुनाव पर इसके असर पर चर्चा की जाएगी। बड़े रेल किराए से मुश्किल में शिवसेना, महंगाई कम करने के वादे की निकली हवा, विधानसभा चुनाव में कैसे होगा फैसले का बचाव, विपक्षियों के सवालों का कैसे देंगे जवाब, वोटरों की नाराजगी कैसे होगी दूर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और अब शिवसेना की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोकसभा चुनाव में महंगाई के मसले पर कांग्रेस को घेरने वाले खुद सवालों के घेरे में हैं। हालांकि डैमेज कंट्रोल के नाम पर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पहले रेल के बड़े किराए का विरोध किया था और सरकार से फैसला वापस लेने की अपील भी की थी। अब इसे शिवसेना की मजबूरी कहिए या कुछ और, लेकिन उद्धव यू टर्न लेते हुए दिखे और अब सरकार के फैसले भी की थी। अब इसे शिवसेना की मजबूरी कहिए या कुछ और, लेकिन उद्धव यू टर्न लेते हुए दिखे और अब सरकार के फैसले से रजामंद नजर आ रहे हैं। वहीं बढ़े किराए के विरोध में प्रदर्शन कर रही कांग्रेस को कटघरे में खड़ा भी कर रहे हैं। मैं भी इस विषय से जब मैंने जानकारी ली तो सहमत नहीं हूं और इसलिए मैंने मेरी कल प्रतिक्रिया दी है। आज मैंने वापस फिर से यही कहा है कि हमारे सारे सांसद, मुंबई के 6 सांसद हैं, उनके साथ थाना के भी वहां जाएंगे, रेल मंत्री की भी मुलाकात करेंगे और मुझे पक्का भरोसा है कुछ न कुछ रास्ता निकलता रहेगा। अब शिवसेना और महाराष्ट्र के नेता रेल मंत्री से मिलकर इस फैसले से आम जनता में गए संदेशों का पोस्टमार्टम करने के मूड में दिख रहे हैं, क्योंकि बीते कई सालों से महाराष्ट्र में सत्ता पाने का इंतजार कर रही बीजेपी शिवसेना के लिए ये चुनाव काफी अहम है। देखना होगा कि महाराष्ट्र की जनता अच्छे दिनों के लिए कड़े कदमों का इस्तेमाल करती है या कड़वी गोली को हजम करने से इनकार करते हुए महाराष्ट्र में एनडीए की वापसी का रास्ता रोक देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र सरकार मुस्लिम कोटे पर अहम फैसला ले सकती है। सरकार 4.5% आरक्षण देने पर फिलहाल विचार कर रही है और यहां आपको बता दें कि अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और सीएम चौहान आरक्षण के बहाने मुस्लिम आबादी को अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि पहले भी कांग्रेस ने मुस्लिम कोटे की बात की थी, लेकिन विवादों के बाद इस मसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब देखना होगा कि चौहान के इस फैसले का सियासत में क्या असर होता है। बात जेडीयू की करें तो जेडीयू में मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। जेडीयू के बागी विधायकों ने बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को विधायक दल का नेता बनाए जाने पर सवाल उठा दिए हैं। विधायकों का कहना है कि वो नीतीश कुमार की ओर से चुने गए मुख्यमंत्री को स्वीकार नहीं करेंगे। बागी विधायकों ने इस बारे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव को पत्र लिखकर गोपनीय मतदान के जरिए विधायक दल का नेता चुने जाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो राज्यपाल से मिलकर अपनी मांग रखेंगे। साथ ही बागी विधायकों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर सूबे में धारा 356 यानी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी करने की बात कही है। अब बिहार में उपयुक्त मौका आ गया है कि धारा 356 का उपयोग हो। हम लोग सभी साथी देश के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मिलेंगे और महामहिम राष्ट्रपति से मिलेंगे और यहाँ की जो अराजकता की स्थिति है इसको करेंगे। और नीतीश कुमार को थोड़ा सा भी शर्म है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं में विश्वास है तो नीतीश कुमार का चुना हुआ जीतन राम मांझी है, विधायक का चुना हुआ नहीं है। इसलिए विधायक दल का अविलंब बैठक बुलाए। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी लिख रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर में आप विधायक दल का बैठक बुलाइए और बैठक में नया मुख्यमंत्री का चुनाव होना चाहिए संवैधानिक तरीके से। नीतीश कुमार का चुना हुआ मुख्यमंत्री क्यों होगा, विधायक का चुना हुआ मुख्यमंत्री होना चाहिए। और थोड़ी सी भी अगर शर्म है और थोड़ी सा भी लोकतांत्रिक मर्यादा उनको बचा हुआ है
और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो तत्क्षण विधायक दल का बैठक में मुख्यमंत्री का फिर से चुनाव होना चाहिए। तो जेडीयू का ये संकट किस तरीके से खत्म होगा, इस पर न्यूज 24 में नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। मेट्रो ट्रेन के सफर के मामले में दिल्ली मुंबई के बाद अब वाराणसी के लिए भी आने वाली है अच्छी खबर। जी हां, मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से शुरू हो सकता है मेट्रो सफर। एक IIT के प्रोफेसर ने इस आधुनिक सुविधा का खाका भी तैयार कर लिया है और ऐसे में देरी है तो बस इस सुविधा को अमली जामा पहनाने की। बनारस में कुछ इसी तरह से दौड़ेगी मेट्रो। ट्रैक पर दौड़ रही ये मेट्रो भले ही डेमो वर्जन है, लेकिन बनारस वासियों के लिए हकीकत बनने जा रही है। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनारस के लोगों को जल्द ही मेट्रो की सौगात मिल सकती है, जिसकी परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्थित IIT के एक प्रोफेसर ने बनारस में दौड़ने वाली मेट्रो का मॉडल तैयार किया है और एक रूट मैप भी तैयार किया है, जहां मेट्रो आसानी से दौड़ सकती है। मेरे ख्याल से इस टेक्नोलॉजी से बनारस का भला होगा। उसके बाद में जब यहाँ चल जाएगी तो देश में जहाँ भी मेट्रो बनेगी सब जगह यही टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाएगी और धीरे धीरे करके हम लोग इस टेक्नोलॉजी में माहिर हो जाएंगे। मेट्रो का प्रोजेक्ट बिछाने के लिए बनारस की तंग और सकरी गलियां मुसीबत बन सकती हैं। इसीलिए इस प्रोफेसर ने ऐसा मॉडल तैयार किया है जिससे बनारस में आसानी से मेट्रो लाइन बिछाई जा सकती है। तो जहाँ से प्लेटफॉर्म बनना है वहाँ से नीचे आप गए और प्लेटफॉर्म लेवल से आपने टनल बोरिंग शुरू की बैठ के और वहाँ से फिर जिस दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है वहाँ तक स्ट्रेट आप निकल गए जाके। इसमें आपकी जो ऊपर की बिल्डिंग्स हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ उस पर भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग बता पाएंगे कि अगर टनल डायमीटर इतना है तो उसके नीचे धरती के नीचे अगर उतने नीचे तक जाएंगे तो ऊपर सरफेस पे कोई उसका असर नहीं आएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस को मेट्रो सिटी की तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की कमेटी ने दौरा कर इस शहर को मेट्रो शहरों की तरह बनाने का खाका भी खींच दिया है। ऐसे में शहर में जल्द ही मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाए तो काशी के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात होगी। पीयूष आचार्य, वाराणसी, न्यूज 24। इसी के साथ मॉर्निंग स्पेशल में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे यूपी पुलिस का शर्मनाक कारनामा। चौबीस घंटे बीत जाएं और यूपी पुलिस के कारनामों से जुड़ी कोई खबर ना आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है? बदमाशों पर लगाम कसने में नाकाम यूपी पुलिस का जोर अगर कहीं चला तो बस एक 3 साल की मासूम के ऊपर। यूपी पुलिस ने कैसे एक 3 साल की बच्ची पर लगा दिया डकैती और शांति भंग करने का आरोप, देखिए इस रिपोर्ट में। 3 साल की बच्ची पर डकैती का आरोप, 3 साल की बच्ची पर शांति भंग करने का आरोप। सुनकर कौन यकीन करेगा कि 3 साल की बच्ची डकैती कर सकती है, 3 साल की बच्ची शांति भंग कर सकती है। किसी को यकीन हो ना हो, लेकिन यूपी पुलिस है ना, वो सब करने के लिए जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जी हाँ, ये करतूत यूपी की खाकी की है। ये कारनामा अखिलेश की पुलिस का है। मानवीय भावनाओं का लिहाज करते हुए हम आपको इस बच्ची का चेहरा तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ, आपको बता दें, यही है वो 3 साल की मासूम जिस पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पहले डकैती का आरोप थोपा और अब शांति भंग करने का। झांसी के पास बरुआ सागर थाने की पुलिस ने इस परिवार को शांति भंग करने के आरोप में तलब किया था। आरोपियों में एक नाम गुड़िया का भी है। 3 साल की गुड़िया का, वो गुड़िया जिसे डकैती के मायने नहीं पता, शांति भंग करने का मतलब नहीं पता, लेकिन झांसी से सटे बरुआ सागर पुलिस ने इस मासूम को पहले डकैती और अब शांति भंग करने का आरोपी बनाया है। पर डकैती के पहले भी 3 साल की थी ये बच्ची जब लगाया था डकैती की, और साल भर बाद अभी लगाया कि शांति भंग करी इसने। अगली बार नोटिस भी भेजा इन्होंने।
दरअसल समाजवादी पार्टी के एक नेता की शिकायत पर पूरे के पूरे परिवार पर डकैती का मुकदमा थोप दिया गया। यहाँ तक कि आरोपियों में 3 साल की इस बच्ची का नाम भी शामिल है। और अब खाकी की करतूत के लिए शहर के डीएम साहब को अफसोस जाहिर करना पड़ा। गलत प्रतीत होता है और ये थोड़ा सा देखने में जो छोटी बच्ची है, अब मैं ये जांच करूंगा कि चालान कैसे हुआ इसका, पुलिस ने चालान कैसे किया, कैसे कहने से किया है, इसमें एक्शन लूंगा हम। और एसडीएम साहब से मैंने बोला है तत्काल खत्म करें इसको। यकीनन खाकी की ये करतूत लापरवाही की इंतहा है। इस वाकये पर शर्मिंदा अगर जिले का मुखिया है तो उससे ज्यादा शर्मिंदा अखिलेश सरकार को होना चाहिए, जो लगातार पुलिस महकमे को दुरुस्त करने की बात कर रही है।